नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं जिनसे फ्यूचर में डिप्रेशन का इलाज होगा। 5 ऐसी नई तरह की दवाएं जिनका काम करने का ढंग मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है उन दवाओं के मुकाबले जो कि आज तक बनी हैं या जो कॉमनली लोगों को दी जाती हैं डिप्रेशन के इलाज के लिए, और कैसे ये जो पांचों दवाएं हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से काफ़ी सारे ऐसे लोगों का इलाज कर सकती हैं जिन्हें कि डिप्रेशन है और जिनका इलाज पुरानी वाली दवाओं से नहीं हो पा रहा है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन 5 दवाओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी आपको देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब की जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं उन्हें SSRI कैटेगरी की दवाइयाँ कहते हैं, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। कई सालों के शोध से ऐसा देखने में आया है कि ये जो SSRI दवाइयाँ हैं ये केवल 20 से 30% पेशेंट्स में ही पूरा रिलीफ दे पाती हैं और केवल 25 से 30% पेशेंट ही पूरी तरह से रिकवर हो पाते हैं इन दवाओं की मदद से, और जो बाकी के पेशेंट्स हैं उनके पास सिर्फ या तो साइकोथेरेपी का या फिर ECT मतलब इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का ही ऑप्शन बचता है। पर हाल ही के कुछ सालों में ऐसी कुछ रिसर्च हुई है जिसमें देखने में आया है कि कुछ नए तरह की दवाइयां हैं जो कि डिप्रेशन का इलाज कर सकती हैं। ये नए तरह की दवाइयां कई तरह की उम्मीदें जगाती हैं उन लोगों के इलाज में जिन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब MDD है या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, जिसमें कि कई सारी दवाओं से भी पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता। SSRI दवाइयों के अलावा 2 और कैटेगरी की दवाइयां हैं जो कि बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक होती हैं SNRI दवाइयां मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और दूसरी एक टाइप की दवा है जिसे NDRI कहते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती। वो होती हैं नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसके अलावा 2 और कैटेगरी की दवाइयां हैं TCA मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और MAOIs मतलब मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये दवाइयां भी डिप्रेशन के इलाज में दी जाती हैं। पर MDD और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के मामले में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवाइयां हैं SSRI और SNRI। सबसे कॉमन जो SSRI दवा है वो है फ्लुओक्सेटिन, जिसको कि 1987-88 में FDA से अप्रूवल मिला था, और करीब 30-35 साल से ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इनफैक्ट 1990 के दशक में ऐसी बहुत सारी SSRI दवाइयाँ थीं जिनको कि अप्रूवल मिले थे और इनको मॉडर्न एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर देखा जाता था जो SSRI दवाइयाँ थीं। 5 ऐसी दवाएं हैं जिन्हें हाल ही के वर्षों में FDA से अप्रूवल मिला है और वो बिल्कुल अलग तरह के मैकेनिज्म पर काम करती हैं जिससे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स खत्म होते हैं। ये दवाइयाँ हैं जेपिरोन जिसका ब्रांड नेम है एक्जुआ, एस्कीटामीन जिसे स्प्रेवेटो कहते हैं, ब्रेक्सेनोलोन जिसे जुलरेसो कहते हैं, जुरेनोलोन जिसे जुरजुवाई कहते हैं, और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन बुप्रोपियोन जिसे ओवेलिटी के नाम से मार्केट किया जाता है। ये पांचों दवाइयाँ FDA के द्वारा अप्रूव की जा चुकी हैं और इन पर बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है जिसमें कई सारे पेशेंट्स पर टेस्ट करके इन दवाओं को अप्रूवल मिला है। इन दवाओं की मदद से एक ऐसा ऑल्टरनेटिव तैयार हुआ है उन लोगों के लिए जिनका कि इलाज पुरानी दवाओं से नहीं हो पाता। आइए अब इन पांचों दवाओं के बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करेंगे जेपिरोन के बारे में। जेपिरोन को FDA ने सितंबर 2023 में MDD मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इलाज के लिए अप्रूव किया था। ये नए तरह का जो एंटी डिप्रेसेंट है ये एक यूनिक मैकेनिज्म पे काम करता है जो कि बिल्कुल उल्टा है पुरानी वाली एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के मुकाबले। जो SSRI दवाइयाँ थीं वो सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकती थीं, जबकि जेपिरोन जो है वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जब ब्रेन के अंदर 2 न्यूरॉन्स के बीच न्यूरोट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन होता है तो एक न्यूरॉन से सेरोटोनिन निकलता है और 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है उसमें वो रिलीज हो जाता है। फिर ये सेरोटोनिन दूसरे वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पर बाइंड करके अटैच करके
उसको स्टिमुलेट करता है और फिर वो जो रिसेप्टर है वो आगे अगले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ा देता है, जिससे कि ब्रेन सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन चलती रहती है और फिर ये जो सेरोटोनिन है ये दोबारा से पिछले वाले न्यूरॉन में खींच लिया जाता है। पर ऐसे सारे दवाइयाँ इस रीअपटेक को, मतलब दोबारा से इन सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स को खींचे जाने की प्रक्रिया को रोकने का काम करती हैं। इसी को कहा जाता है रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये तो थी एसएसआरआई के काम करने का तरीका, पर जेपिरोन सेरोटोनिन के कुछ रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है, खासकर कि 5-HT1A रिसेप्टर्स जो कि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक सबसे अच्छा फ़ायदा जेपिरोन का ये है कि इसकी जो साइड इफ़ेक्ट की जो प्रोफाइल है वो बहुत ही फेवरेबल होती है एसएसआरआई या टीसीए दवाओं के मुकाबले। बॉडी इसको अच्छे से टॉलरेट कर लेती है और इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें डिजीनेस, हेडेक, नोजिया और इंसोम्निया हो सकता है। पर जैसे कि पुरानी दवाइयाँ थीं, एसएसआरआई दवाइयाँ जिनसे कि सेक्सुअल डिसफंक्शन और वेट गेन होता था, इन दवाओं से बहुत ही ना के बराबर केसेस में ये साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन और वेट गेन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा से ना के बराबर मामलों में देखने में आते हैं। दूसरी दवा है एस्कीटामिन, स्प्रेवेटो। इसे एफडीए ने 2019 में अप्रूव किया था। एस्कीटामिन एक डेरिवेटिव है कीटामिन का। इसको पहले तो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता था क्योंकि ये बेहोश करने में मददगार साबित होता है। सर्जरी के दौरान इसको यूज़ किया जाता है। पर साथ ही कीटामिन का काफ़ी अच्छा असर डिप्रेशन के सिम्टम्स पर भी देखा गया। एस्कीटामिन को एक नेजल स्प्रे के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें ब्रेन में ग्लूटामेट सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये बिल्कुल एक अलग तरह के रास्ते से दिमाग के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स लाता है। जिन लोगों को कई सारी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला है, जैसे कि एसएसआरआई या एसएनआरआई या टीसीए से, उनको एस्कीटामिन का इलाज दिया जाता है, जिन्हें कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट कहते हैं। और इन लोगों में ये जो दवा है ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है उन्हें रिलीफ देने में। जिन लोगों को सालों से कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था, जिन पर काफ़ी सारी दवाइयाँ फेल हो रही थीं, आरटीएमएस या साइकोथेरेपी भी फेल हो जाती थी, उन पर एस्कीटामिन का बहुत अच्छा असर देखने में आया है। तीसरी दवा है ब्रेक्सेनोलोन, जिसे जुलरेसो नाम से भी जानते हैं। इस दवा को मार्च 2019 में एफडीए से अप्रूवल मिला था और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में काम आती है। वो औरतें जिन्होंने अभी बच्चा पैदा किया है और बच्चे पैदा होने के कुछ ही समय में जिन्हें डिप्रेशन हो जाता है, जिसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, उनका इलाज करने में ब्रेक्सेनोलोन की दवा का यूज़ देखा गया है। ब्रेक्सेनोलोन एक सिंथेटिक दवा है जिसे कि एलोप्रेगनेनोलोन से बनाया जाता है और एलोप्रेगनेनोलोन एक न्यूरो एक्टिव स्टेरॉयड है जो कि गाबा रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है। न्यूरो एक्टिव स्टेरॉयड या जिन्हें न्यूरो स्टेरॉयड कहते हैं, ये वो स्टेरॉयड केमिकल होते हैं जो कि हमारे शरीर में और हमारे ब्रेन में पैदा होते हैं और जिनका बहुत बड़ा रोल हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में देखा जाता है। गाबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और इसका बहुत अच्छा रोल एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में देखा जाता है। ब्रेक्सेनोलोन इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है और 60 घंटे तक लगातार मेडिकल सुपरविजन में इंट्रावेनस तरीके से इसे दिया जाता है और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में देखे गए हैं। ब्रेक्सेनोलोन की सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत ही महंगी दवा है और बहुत ही हैवी सुपरविजन में इसे दिया जाता है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस दवा को सस्ता किया जाए और डेवलपिंग कंट्रीज में भी इसे अवेलेबल कराया जाए। ये दवा एकदम से असर लाती है और जो पुरानी जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ थीं जैसे कि एसएसआरआई, उनको असर लाने में कई हफ्तों से कई महीने लग जाते थे, पर यह दवा 20 से 30 घंटों के अंदर ही बहुत अच्छा असर ले आती है। नेक्स्ट दवा है ज़ुरेनोलोन, जिसे ज़ुरज़ुवाई नाम से बेचा जाता है। इसे एफडीए ने अगस्त 2023 में अप्रूवल दिया था और ये भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के पेशेंट्स को ठीक करने में मददगार साबित हुआ है। इसका भी जो इफेक्ट है ये गाबा के रिसेप्टर्स पर होता है और ये भी एक न्यूरो एक्टिव स्टेरॉयड है और ये दवा के तौर पे खाया जाता है। इसे 14 दिन तक ये दवा ली जाती है और इसके जो असर हैं वो 4 हफ्ते से भी ज़्यादा तक बने रहते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें डिजीनेस हो सकती है, फैटीग या ड्राउजीनेस होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज हो सकते हैं और काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है जुकाम होने का। एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था 2023 में जिसमें देखा गया था कि ज़ुरानोलोन एमडीडी मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक करने में भी काफ़ी इफेक्टिव रही है।
हालांकि क्योंकि इसको अभी FDA से अप्रूवल नहीं मिला है MDD के लिए, इसलिए ऑफ लेबल प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे प्रोफेशनल्स इसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए ये जो दो दवाएं हैं, ब्रेक्सेनोलोन और ज़ुरानोलोन, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ब्रेक्सेनोलोन के मामले में पेशेंट को एडमिट किया जाता है और 60 घंटे तक पेशेंट को इंट्रावेनस तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है। पर जुरजुवाई जो कि ज़ुरानोलोन है, इसकी दवा है जो पेशेंट खाता है और दिन में केवल एक बार खाई जाती है, जो कि पेशेंट खुद भी ले सकता है। इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए ये दो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही असरदार इलाज FDA ने अप्रूव किए हैं उन महिलाओं के लिए जिन पर कि ऐसे सारे दवाइयों का बहुत अच्छा असर या तो आता नहीं था या ऐसे सारे दवाइयों की वजह से उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करने में आते थे। इन दोनों दवाओं का जो मैकेनिज्म है और जो एक्शन है वो बहुत ही स्पेसिफिक है और ये जो न्यूरोस्टेरॉइड दवाइयां हैं ये उन्हीं केमिकल्स पर टारगेट करती हैं जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन लाने के लिए बड़े कारण होते हैं। लास्ट दवा है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन बुप्रोपियोन, जिसका ब्रांड नेम है ओवेलिटी। ये एक ओरल टैबलेट है और सिग्मा 1 रिसेप्टर्स पर टारगेट करती है। साथ ही ये NDRI के तौर पर भी काम करती है। FDA ने इसे 2022 अगस्त में अप्रूवल दिया था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इलाज में एडल्ट्स लोगों में। क्लिनिकल ट्रायल्स में देखने में आया है कि ओवेलिटी जो है वो 1 हफ्ते में असर लाने लगती है और सबसे बेस्ट इफेक्ट्स इसके जो है वो 4 से 6 हफ्ते में दिखाई दे जाते हैं। कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो है डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, डायरिया, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, सेक्सुअल डिसफंक्शन और स्वेटिंग। ओवेलिटी 2 दवाओं से मिलकर बनी है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और बुप्रोपियोन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन खांसी को कंट्रोल करने में यूज होती है और बुप्रोपियोन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है। तो ये ओवेलिटी जो है ये एक बड़ा यूनिक तरह का अप्रोच है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है वो NMDA रिसेप्टर्स पर टारगेट करती है, उसके एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करती है, कंट्रोल करती है, जबकि बुप्रोपियोन जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के रिसेप्टर्स पर टारगेट करती है। तो 3 अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स पर टारगेट करती हैं ये 2 दवाएं जो कि कॉम्बाइन करके ओवेलिटी के तौर पर दी जा सकती हैं। इन तीनों रिसेप्टर्स का काफ़ी बड़ा रोल है डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स में। तो ऐसे में कई अलग अलग तरह के जो पाथवेज हैं दिमाग के अंदर, उनके रास्ते से होते हुए डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करती है ये दवा और इससे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। और ये जो दवा है ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आती है। तो ये रही 5 दवाइयाँ, नए तरह के इलाज, नए मैकेनिज्म्स और नए तरह के इनके असर। अच्छी चीज़ ये है कि इनमें से कुछ दवाएं जो हैं उनसे साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम एक्सपीरियंस करने में आते हैं पेशेंट्स को। जैसा कि बताया, जेपिरोन जैसी दवाइयां हैं जिनसे वेट गेन और सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता, ये बहुत जल्दी डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करती हैं। और ये सभी दवाइयां जो हैं ये ग्लूटामेट, गाबा या NMDA के रिसेप्टर्स पर टारगेट करती हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जिन पर कि पहले से मिलने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां टारगेट नहीं करती। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन वाली ही दवाइयां थीं जो कि इन्हीं रिसेप्टर्स पर टारगेट करके डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करती थीं। पर ये दवाइयां अलग तरह के मैकेनिज्म्स पर काम करने की वजह से दिमाग के उन हिस्सों पर भी टारगेट कर सकती हैं जिनसे पेशेंट्स को ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिल सकता है पुरानी दवाइयों के मुकाबले। इसी के साथ एक और दवा भी है जिसे एगोमेलाटिन कहते हैं। ये भी एक टैबलेट के तौर पे मिलती है और ये भी 2009 से काफ़ी सारे देशों में अवेलेबल है। 25 mg से 50 mg तक की डोज पे ली जा सकती है और उन लोगों में ये दवा हेल्पफुल होती है जिनमें डिप्रेशन के साथ नींद की समस्याएं हैं, एनेडोनिया बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब प्लेजर बिल्कुल नहीं आता, और सीजनल चेंजेस होते हैं, मतलब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, या डिप्रेशन जब बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट होता है तो उसमें एगोमेलाटिन का यूज़ देखा गया है। एगोमेलाटिन ब्रेन के अंदर मेलेटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देती है क्योंकि ये मेलेटोनिन के रिसेप्टर्स पर टारगेट करती है, जिसकी वजह से लोगों को नींद अच्छी आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम दूर हो सकती है जो कि डिप्रेशन के साथ होती है। साथ ही ये डोपामिन के लेवल भी बढ़ाती है और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स भी फ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ा देती है, जिससे कि नेगेटिव थिंकिंग, मोटिवेशन की प्रॉब्लम्स, ये सब भी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग दवाइयाँ बन रही हैं और डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं जिससे कि फ्यूचर में उनको और नए तरह के इलाज और बेहतर इलाज से मदद मिल सकती है। इस तरह की और कुछ डिस्कशन आपसे आगे की वीडियोस में करूंगा। इसमें थोड़ा सा बस ब्रीफ में आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि किस किस टाइप की दवाइयां हैं जिनसे डिप्रेशन का इलाज होगा। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।